नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुद्दा आपका में। मैं हूं प्रीति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज झारखंड में पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान की शुरुआत की। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त भी जारी की। इसके अलावा उन्होंने विकासशील भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाई। ये संकल्प यात्रा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती यानी 15 नवंबर से शुरू होकर अगले साल 26 जनवरी तक चलेगी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा सैचुरेशन के सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने का सशक्त माध्यम बनेगी। पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान विलुप्त होने की कगार पर खड़ी जनजातियों की रक्षा करेगा, उन्हें सशक्त करेगा। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर 2021 से जनजातीय गौरव दिवस के रूप में इसे मनाया जा रहा है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। भगवान बिरसा मुंडा हमारे स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख सेनानी, समाज सुधारक और जनजातीय अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले अद्वितीय महानायक थे। भारत सरकार ने 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लेकर सदियों से उपेक्षित जनजातीय समाज के प्रति सबका साथ सबका विकास के हमारे संकल्प को और मजबूत बनाया है। आज का ये दिन जनजातीय लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास के प्रयासों को आगे बढ़ाने का भी एक सुअवसर है। विकसित भारत संकल्प यात्रा सैचुरेशन के सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने का सशक्त माध्यम बनेगी। पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान विलुप्त होने की कगार पर खड़ी जनजातियां, जिसे हम अब तक प्रिमिटिव ट्राइब के रूप में जानते हैं, उनकी रक्षा करेगा, उन्हें सशक्त करेगा। मैं आज एक अमृत मंत्र आपके सामने रख रहा हूं और भगवान बिरसा मुंडा की धरती से रख रहा हूं। अगले 25 वर्षों के अमृत काल में अगर हमें विकसित भारत की भव्य और दिव्य इमारत का निर्माण करना है तो हमें उसके 4 अमृत स्तंभों को और मजबूत करना होगा, निरंतर मजबूत करना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में 110 से ज्यादा जिले ऐसे थे जो विकास के हर क्षेत्र में पिछड़े हुए थे। इन जिलों में शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं दशकों से दयनीय स्थिति में थी। सहयोग से इन्हीं जिलों में देश के सबसे ज्यादा आदिवासी परिवार रहते थे। सरकार ने इन जिलों को आकांक्षी जिला घोषित किया। इन जिलों में हम शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क जैसे अनेक विषयों पर शून्य से काम शुरू करके सफलता के नए शिखर पर पहुंच रहे हैं। आज जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर बात जनजातीय समुदाय की स्थिति, उत्थान के प्रयास, जमीनी बदलाव और चुनौतियों की। और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ हैं बृजनंदन प्रसाद जी, जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स में। आपका बहुत बहुत स्वागत है बृजनंदन जी, शुक्रिया सन टीवी के साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा मेरे साथ विवेकानंद नरतम जी भी जुड़े हुए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं श्यामलाल कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है विवेकानंद जी। शुरुआत मैं आपके साथ करूंगी बृजनंदन जी। आज प्रधानमंत्री ने झारखंड में जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर हमने देखा तमाम जो परियोजनाएं हैं उनकी शुरुआत की है। इसके अलावा उन्होंने आदिवासी न्याय महाअभियान की शुरुआत की है। ये पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान है। थोड़ा सा आप मुझे बताएं, जो बड़ी बातें आज प्रधानमंत्री ने कही हैं, साथ ही अभियान क्या है। देखिए, यदि आप प्रधानमंत्री जी के पूरे संबोधन को ठीक से सुनी होंगी तो उसमें उन्होंने वो सारी बातें कह दी कि इसके तहत, इस अभियान के तहत हम लोग क्या करने वाले हैं। इस अभियान के तहत जो प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के रूप में जाना जाएगा आगे, जिसके लिए 24,000 करोड़ की राशि आवंटित की जाएगी आने वाले दिनों में, तो मुख्य तौर पे ये उन समुदायों के लिए है जो आदिवासी में भी और ज्यादा पिछड़े हैं, जिनको हम लोग पीवीटीजी कहते हैं, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो एक सर्वे करके बहुत दिनों पहले ही ये आया था हम लोग के पास कि करीब करीब 75 ऐसी जातियां, 75
ट्राइब्स ऐसी हैं जो ट्राइबल में भी मोस्ट ट्राइबल्स हैं, बहुत ज्यादा पिछड़े हैं। तो उनको एक खास कैटेगरी दी गई कि उनको, यदि हमको सशक्त भारत का निर्माण करना है तो आदिवासी में भी उन समुदायों के, आदिवासी को उस समुदाय को सामने लाना होगा, उनको सशक्त करना होगा जो और भी पीछे चले गए हैं, जो और भी दूर दराज के इलाके में रहते हैं, जो हमारी मुख्य धारा से बहुत ज्यादा कटे हुए हैं। तो उनको कैसे लाया जा सकता है? तो ये 75 जो पीवीटीजीज हैं, उनके चहुमुखी विकास के लिए, उनके बुनियादी विकास के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो चीज़ें कैसे मुहैया करवाई जाए, और ये कन्वर्जेंस के थ्रू किया जाना है। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर उसमें एक कोऑर्डिनेटिंग रोल में है। बाकी मंत्रालय की तरह तरह की जो स्कीमें हैं जो ऑलरेडी चल रही हैं, लेकिन इन हैबिटेट्स में जो 75 ट्राइब्स जहाँ रहती हैं, ये हैबिटेट इसके लिए हैबिटेट करीब 22,000 हैबिटेट या विलेजेस कह सकते हैं, जिसमें ये 75 ट्राइब्स रहते हैं। इनके लिए एजुकेशन की व्यवस्था, हेल्थ की व्यवस्था, न्यूट्रिशन की व्यवस्था, सैनिटेशन की व्यवस्था, कनेक्टिविटी में रोड की कनेक्टिविटी, टेली कनेक्टिविटी, ये तमाम चीज़ें जो हैं, जो आपको और हमको जरूरी है वो उनको भी जरूरी हैं। तो इन चीज़ों को वहाँ देने के लिए ये मिशन को लाया गया है, जिसके तहत हम लोग एक एकीकृत वे में, जिसे कह सकते हैं कन्वर्जेंस में सारी मिनिस्ट्रियों को वहाँ काम करना होगा, उन विलेजेज में काम करना होगा, उन हैबिटेट्स में काम करना होगा। तो मुख्य तौर पे ये बातें हैं इसमें शामिल। ठीक है विवेकानंद जी, जब जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर एक बार फिर जो जनजातीय समुदाय है उनकी बात हो रही है, उनकी चर्चा हो रही है, और ये वो समय है जब हम आज़ादी का अमृत काल मना रहे हैं, जो संघर्ष का सफर है और जो आज की स्थिति है, इसे आप कैसे देखते हैं? नमस्कार मैम, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। आज का ये जो कार्यक्रम और जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय है। अब हम जनजातीय समुदायों के संदर्भ में जब सोचते हैं, आज के समय में, वर्तमान समय में 2011 की जो जनगणना है उसके हिसाब से 8.2% जो है भारत की जो टोटल आबादी है उसका जो एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है वो ट्राइबल कम्युनिटीज का है, जनजातीय समुदायों का है। और अगर हम ऐतिहासिक तौर पे भी अगर देखें, हम प्राचीन काल से अगर हम देखें तो भारतीय समाज को की जो सभ्यता है, भारतीय समाज की सभ्यता या भारतीय सभ्यता के मूल हम जनजातीय सभ्यता में हम पाते हैं। वही हम अगर देखें तो समय समय पर जो है भारत में जो 3 सभ्यताएं, नगर, ग्राम और वनों में बसने वाली तीनों भी सभ्यताएं हैं, ये तीनों भी सभ्यताएं एक दूसरे की पूरक सभ्यता रही है। इसीलिए विनोबा भावे जैसे व्यक्ति कहते हैं कि जो ऋग्वेद है वो जनजातियों का ग्रंथ है। इसी प्रकार से अगर हम जो सोशियोलॉजिस्ट है डॉक्टर घुर्ये, मुंबई यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी के प्रोफेसर थे और बहुत बड़े, उन्होंने जनजातीय समुदायों पर बहुत बड़ा अध्ययन भी किया था। उन्होंने कहा कि हमारे कन्वीनियंस के लिए हम जनजातीय समाज को एक अलग कैटेगरी दे सकते हैं, लेकिन उनकी परंपरा और हमारी जो परंपरा, मतलब जो नगर और ग्रामों में रहने वाले लोगों की परंपराएं हैं, उनमें बड़ी समानता है, इसलिए उनको हम पिछड़े हिंदू की कैटेगरी में रख सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। उसी प्रकार से अगर हम देखें तो ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर्स है जे बेन्स नाम के व्यक्ति थे और रिजले, इन्होंने भी कहा कि ये जो एनिमिस्ट और नॉन एनिमिस्ट की कैटेगरीज बना करके एक प्रकार का जो विभेद हम क्रिएट कर रहे हैं वो आर्टिफिशियल है। भारत के सभी समुदायों में थोड़े बहुत फर्क में वो सभी एनिमिस्ट है, मतलब सभी वो प्रकृति की पूजा करते हैं। तो ये एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट है कि अगर हम मध्ययुगीन समाज व्यवस्था की भी सोचे, हम प्राचीन व्यवस्था में भी, मैगस्थनीज के इंडिका में भी इसके प्रमाण पाए जाते हैं कि भारत के अखंडता और संप्रभुता, भारतीय सभ्यता को बचाए रखने की जो पहला जो चरण था, पहली पंक्ति जो थी, संरक्षक पंक्ति, वो जनजातीय समुदायों की थी। महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज के साथ भिल और ये जो महादेव कोली समाज के लोग थे वे जुड़े थे। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो भारतीय सभ्यता में उनके योगदान अनन्य साधारण रहे हैं। जनजातीय गौरव दिवस की मुख्य
कल्पना ही यही थी कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनेक सारे जो स्वतंत्रता सेनानी है वो जनजाति समाज से है। अगर हम देखें तमार, कोल, भील, मिजो, गारो, खासी, इन सभी समुदायों से हम जनजाति समुदायों का जो प्रतिनिधि है स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, और वो स्वतंत्रता सेनानी 1875 के पहले भी रहे हैं। हम इसको जो इतिहास की जो अध्येता है और जो आधुनिक भारत के इतिहास के अध्येता है वे भी मानते हैं कि प्रथम चरण जो है 1789 89 से शुरू होता है, द्वितीय 1860 और तृतीय चरण है 1920। तो ये तमार विद्रोह, खरवार आंदोलन, संथाल विद्रोह, बोक्ता आंदोलन, बिरसा विद्रोह जो 1895 से शुरू होकर के 1901 में शुरू हुआ, और मिदनापुर आंदोलन, इस प्रकार के अनेक सारे आंदोलनों ने जनजाति समुदायों ने भारत के स्वाधीनता के लिए प्रयास किए हैं। और यह जो प्रयास है वो केवल जल, जंगल, जमीन की रक्षा के लिए नहीं है। जिस प्रकार से बताया गया है वह अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी स्वतंत्रता को भी बचाए रखने के लिए था। और वे भारत के बृहद भारतीयत्व को भी बचाने के लिए रहे हैं। और भगवान बिरसा मुंडा जो है उसके अग्रणी नेता के सामने आते हैं। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर हम जब जनजाति गौरव दिवस मनाते हैं तो हमें यह भी याद रखना होगा कि भारत में अनेक सारे समुदायों के अपने मान बिंदु है, अपने आदर्श है, वैसे जनजाति समुदायों की भी आदर्श है। तो भगवान बिरसा मुंडा है वह एक महत्वपूर्ण आदर्श बनकर सामने आते हैं। तो जनजाति गौरव को पुनर्जागृत करते हुए पुनर्स्थापित करने का भी एक प्रयास है, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल। और जो तमाम इतिहास का जिक्र आपने किया है विवेकानंद जी, कहीं ना कहीं जो जल, जंगल, जमीन, संस्कृति और सभ्यता की लड़ाई थी वो अब आगे बढ़कर जो उनके अधिकार हैं, जो हक हैं, जो सुविधाएं हैं, जो समान अवसर हैं, वहाँ तक अब आप पहुँची है और इसके लिए ही तमाम कोशिशें की जा रही हैं। ब्रजनारायण जी, जैसा आपने बताया भी और हम जानते हैं कि जो बजट में घोषणा हुई थी उसी दिशा में कहीं ना कहीं चलते हुए आज जो ये महाअभियान की शुरुआत है उसको हम कहीं ना कहीं देखेंगे। 24,000 करोड़ रुपए की ये जो योजना है, जिस तरह से आपने बताया कि ये किस तरह के प्रयास इसके अंतर्गत किए जाएंगे और जो विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार है उसके लिए पीवीटीजी विकास मिशन को भी हम आगे कहीं ना कहीं साकार होता देखेंगे। थोड़ा सा बताइए कि इसके जो इंटीग्रेटेड अप्रोच, अलग अलग हम योजनाएं देख रहे हैं उसमें सरकार का सामने आ रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि 9 मंत्रालय उनकी 11 योजनाओं के जरिए कहीं ना कहीं इस मिशन को लागू किया जाएगा। कैसे होगा और ये इंटीग्रेटेड अप्रोच किस तरह से जल्द परिणाम देने के लिए एक तरह से मददगार साबित होगा? बिल्कुल इसी अवधारणा पे आधारित है कि हम पहले क्या होता था कि आप देखे होंगे प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में ये इस बात का जिक्र किया कि ये पहला अभियान नहीं है। इससे पहले भी ग्राम स्वराज अभियान के रूप में 5-6 स्कीमों की जो डिफरेंट मिनिस्ट्री के द्वारा चलाया जाता था, उसके लिए कैसे इन्होंने 1000 अफसरों, ये अधिकारियों को केंद्र सरकार से विभिन्न जगहों पे भेजा और उनके बीच ये आईसी का एक मोड है कि आखिरकार जो हम भी स्कीम बनाते हैं वो जनता समझ पाए, उसका लाभ कैसे उठा पाए। पहले विभिन्न तंत्र होते थे, लेयर होते थे और जनता उस स्कीम को समझ नहीं पाती थी। तो अब सीधा संवाद करने का, सरकार और जनता के बीच का एक सीधा संवाद करने का जो एक तरीका है, नया तरीका पिछले कुछ सालों से ढूंढा गया है, जिसमें पहली कड़ी में ग्राम स्वराज अभियान था, दूसरी कड़ी में अब ये आदिवासी जनजातीय पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान की जो आज घोषणा हुई है, उसी कड़ी का एक अगला हिस्सा कह सकते हैं जो इस वर्ग के लिए डेडिकेटेड है। इसमें हम 11 जो स्कीमें हैं डिफरेंट मंत्रालयों की, बीच बीच में इसकी समीक्षा की जाएगी कि कहाँ कौन सा मंत्रालय किस स्कीम के तहत किस कंपोनेंट को कवर करेगा। जैसे कुछ रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है तो वो क्या करेगी, वो सड़क पहुंचाने का काम करेगी। हेल्थ मिनिस्ट्री क्या करेगी, तो पीएचसी वहां पर लाने का काम करेगी। हेल्थ से रिलेटेड जो उनके इशूज हैं उसको रिजॉल्व करने का काम करेगी। उसी तरह से ड्रिंकिंग वाटर जो मिनिस्ट्री है उसका क्या काम रहेगा। तो ये 11 जो स्कीमें हैं 9 मंत्रालयों की, वो हम लोग मिल बैठ करके
कि जहां गैप्स होगा, जहां जिसकी जरूरत होगी, आपस में बीच बीच में हम लोग रिव्यू मीटिंग में बैठेंगे और आपस में तालमेल के साथ इस संपूर्ण विकास को एक रूप दिया जाएगा कि वो हैबिटेट, जो पीवीटीजी का एक हैबिटेट है, उसको इन सुविधाओं से कैसे सशक्त किया जाए, कैसे ये सारी सुविधाएं उन तक पहुंचाई जाए। क्योंकि जो ये ग्रुप है इतनी डिफिकल्ट एरियाज में रहता है, आज तक वो वंचित रहा है। आप और हम सब जानते हैं इस चीज को। तो इस पे काफी मंथन किया गया, काफी विचार किया गया पिछले कुछ महीनों से, और सरकार ने उसी मंत्रणा के बाद इस बात को निकाला है कि इस तरह का कोई स्कीम लाए जो इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ हो, और इस इंटीग्रेटेड एफर्ट के साथ हम टारगेटेड वे में उस समुदाय के पास जाएं और इन सारे स्कीमों को सैचुरेट करें वहां पर। ठीक है। तो ये अवधारणा है इसके पीछे की। यानी इस मिशन के तहत जनजातीय इलाकों में सड़क और टेलीकॉम कनेक्टिविटी, बिजली, हाउसिंग, साफ पानी, सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण जो है उसे सुनिश्चित करने के लिए अलग अलग मंत्रालय एक साथ मिलकर काम करेंगे और साथ ही उनको आजीविका के मौके भी दिए जाएंगे। विवेकानंद जी, जिस तरह से हमें बृजनारायण जी ने भी बताया कि जो ट्राइबल में भी और ज़्यादा पिछड़ी जनजातियां हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये पीवीटीजी एक तरह से काम करेगा, ये अलग से मिशन उनको हक मिले, सुविधाएं मिले, इसके लिए काम होगा। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? और हम जानते हैं कि जो तमाम राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहाँ पर भी 75 पीवीटीजी हैं जो 22,544 गांव यानी 220 जिलों में रह रही हैं, जिनकी आबादी लगभग 28 लाख है, और इनमें से भी ज़्यादातर घने जंगलों में रहते हैं। और यही वजह है कि इनकी बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए ये योजना बनाई गई है। जैसा अभी बृजनारायण जी भी बता रहे थे कि बहुत ही रिमोट इलाके हैं और तमाम चुनौतियां भी हैं जिन पर मैं आऊँगी अभी आगे। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है, इस तरह की कोशिशें कितनी रंग ला सकती हैं? वास्तव में ये बहुत सराहनीय पहलकदमी है सरकार के द्वारा। मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि मैं खुद गढ़चिरौली जिले में भामरागढ़ नाम की तहसील है, जहाँ जी माडिया नाम की जो ट्राइबल कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी के ही संस्कृति में पला बड़ा हूँ, माडिया भाषा बोल लेता हूँ। बिल्कुल। यह एक सबसे ज्यादा और सबसे प्राइमरली डेजिग्नेटेड पीवीटीजी ग्रुप है, जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। उसके संदर्भ में मैं खुद भी कह सकता हूं कि मेरा गांव 60 घरों का गांव है, जहां पर बस नहीं जाती है। लेकिन अब 2 महीने पहले हमारे गांव में जियो का टावर बना, जिसके कारण जो कनेक्टिविटी है, कभी कभी तो दिल्ली से भी अच्छी कनेक्टिविटी मेरे गांव में आती है। तो ये जो सकारात्मक पहलकदमी हो रही है, उसके परिणाम भी हमको दिखाई दे रहे हैं। ये जो अभी पर्टिकुलरली ये जो योजना है कि पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के द्वारा जो 24 करोड़ रुपयों की जो राशि है अभी आवंटित की जाएगी और उसके द्वारा अनेक सारी योजनाएं चलाई जाएगी। ये महत्वपूर्ण पहलकदमी इसलिए भी है क्योंकि पीवीटीजीज को पीवीटीजी की कैटेगरी में रखने के कारण ही यह है कि वह जनजातियां या उनकी भाषाएं या उनकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती नहीं दिखाई देती, बल्कि विकास के वो कम ही होते हुए दिखाई देती है। विकास के जो भी मानदंड है, उन मानदंडों में वो बहुत पिछड़ते हुए हमको दिखाई देते हैं। मुझे लगता है कि इस प्रकार की योजना के माध्यम से उस ग्रुप को टारगेट करते हुए उनके जो एरियाज है जिनमें वो पिछड़ रहे हैं, वो जो डेवलपमेंट इंडिकेटर्स ऑन विच दे आर परफॉर्मिंग वेरी पुअरली, उनको आइडेंटिफाई करते हुए उनको कैसे सुधारा जा सकता है, मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण बात है। लेकिन एक क्वेश्चन के तौर पर यह भी मैं मानूंगा, क्योंकि ये जो पेसा एक्ट है 1996 में आया और 2006 में जो है जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, जो ट्रेडिशनल एंड अदर ट्रेडिशनली फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो 2006 में आया था, इन दोनों भी प्रावधानों के माध्यम से ये जो लोकल जो ट्राइबल कम्युनिटीज है उनको अपने संसाधनों को मैनेज करने के अधिकार दिए गए। साथ ही में उनकी जो कम्युनिटी राइट्स और जो इंडिविजुअल राइट्स है उनके, वह भी उनको ग्रांट किए गए। लेकिन जैसे मैं चूंकि खुद ही नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के माध्यम से जुड़ा रहा हूं और अनेक सारी जो योजना तो नहीं, रिसर्च ग्रुप्स रहे उनका मैं भाग रहा हूं, और साथ ही में जो ये अमृतकाल के वर्ष के समय में देश के विविध विश्वविद्यालयों में
जो जनजातीय नायकों के योगदान के संदर्भ में कार्यक्रम चलाए गए, उन कार्यक्रमों में मैं भी जाकर के विविध विश्वविद्यालयों में मैंने बात रखी है। तो मैंने यह भी पाया है कि ये जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट है उनमें भी कभी कभी क्लैशेस आते हैं, क्योंकि जो जमीन को राइट्स देने चाहिए उस पर ये जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट राइट्स या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है अपने अधिकार छोड़ना नहीं चाहता है, तो उसके इम्प्लीमेंटिंग प्रॉब्लम्स है। तो इसलिए योजना तो बहुत महत्वपूर्ण है, उसके परिणाम भी दिखाई देते हैं, लेकिन उसको अधिक परिणाम कारक अगर करना है तो मुझे लगता है कि ये जो इस प्रकार के जो हर्डल्स है, जो बाधाएं हैं, उन बाधाओं पर भी काम करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है प्राइमरली जो ब्यूरोक्रेसी है उसके लिए वो जिम्मेदार है और वे करेंगे। ठीक है। और प्रधानमंत्री भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस प्रकार की योजनाओं को बड़ी सबल तरीके से आगे ले जाने की प्रक्रिया को एक बढ़ावा मिला है। मुझे लगता है कि इस योजना के माध्यम से भी सकारात्मक परिणाम हमको बहुत जल्दी जमीनी स्तर पे दिखाई देना शुरू हो जाए। बिल्कुल, जमीनी स्तर पर बदलाव और परिणाम ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई दे, इसी दिशा में कहीं ना कहीं कोशिश भी है। बृजनारायण जी, अगर हम बात करें तो देश में आदिवासियों की जो संख्या है वो कुल आबादी का करीब करीब 9% है, यानी 12 करोड़ के आसपास जो जनजातीय आबादी है वो देश में है। और आदिवासी मंत्रालय के मुताबिक करीब 90% जो जनजातीय हैं वो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, जो 10% हैं सिर्फ वही शहरी इलाकों में रहते हैं। और 2011 की जनगणना के हिसाब से जो साक्षरता दर थी इनमें वो 59% थी, जबकि देश की जो औसत साक्षरता दर है वो 73% है। कहीं ना कहीं जो 86 बच्चे जनजातीय पैदा होते हैं उनमें से एक को सिकल सेल होता है, यानी शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में दोनों ही जगह लड़ाई लड़नी है। और जम्मू कश्मीर से लेकर अंडमान निकोबार तक की हम बात करें तो हर जगह जनजातीय समुदाय मौजूद हैं, यानी ये राज्यों के स्तर पर, जिला के स्तर पर, मैं कहूँ उससे भी और बिल्कुल सूक्ष्म स्तर पर जाने की जरूरत है, जैसा आपने भी बताया था। ऐसे में राज्यों की भागीदारी कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है? 2015 में हमने देखा था केंद्र सरकार ने समुदाय के विकास के लिए राज्यों को चिट्ठी भी लिखी थी। किस तरह से राज्यों की भूमिका अहम हो जाती है जब हम जनजातीय विकास को लेकर बात करते हैं? तो देखिए, आपने बहुत सही कहा कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसमें कि विवेकानंद जी ने भी कहा कि जहां तक फॉरेस्ट राइट एक्ट है, पेसा एक्ट है, उधर एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है, तो कुछ समस्याएं हैं, आगे चैलेंजेस हैं, लेकिन मिल बैठ करके हम लोग कोई ना कोई रास्ता इसको निकालने की कोशिश आपस में करते हैं समय समय पर, और उसमें निरंतर प्रयास होता रहा और आगे भी करेंगे उस चीज को। जहां तक आपने कहा कि जो शिक्षा की बात कही, तो जहां मंत्रालय की जहां तक बात करेंगे तो मंत्रालय ने 2 स्कीम जो खास करके हमारी है, जो शिक्षा से ही जुड़ी हुई है कि कैसे इनके शिक्षा में सुधार किया जाए, इन समुदायों की शिक्षा को बेहतर बनाया जाए। तो एक एकलव्य मॉडल ऑफ रेजिडेंशियल स्कूल का नाम आपने सुना होगा। इसी बात को ध्यान में रख करके कि शिक्षा का स्तर इन समुदायों के बीच में, हमारे आदिवासी समुदायों के बीच में बहुत ही कम है, तो ब्लॉक को एक यूनिट माना गया और ब्लॉक लेवल पे विचार किया गया कि ये जो शिक्षा की सुविधाएं, बुनियादी सुविधाएं हैं, वो कैसे मुहैया करवाई जाए। तो उसी के तहत हमारा एक ये रेजिडेंशियल स्कूल जो एकलव्य विद्यालय वाला है वो आया, जिसके तहत जो भी ब्लॉक जिसमें 20,000 पॉपुलेशन ट्राइबल का यदि हो और एंड जिसमें कि एटलीस्ट 50% ट्राइबल पॉपुलेशन हो, तो उसके लिए एक विद्यालय की व्यवस्था की गई है जिसको EMRS विद्यालय बोलते हैं। ये रेजिडेंशियल विद्यालय होता है और पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड है। इसमें हमारी सेंट्रल एजेंसी ही उस विद्यालय को बनाती है, उसके शिक्षकों और उसके बच्चों का पे होने वाले जितने खर्चे हैं, चाहे शिक्षकों की सैलरी हो, चाहे बच्चों की किताब कॉपी, रहने खाने पीने की जो व्यवस्था हो, वो सारी चीज मंत्रालय के ग्रांट इन एड के द्वारा ही होता है, ग्रांट के द्वारा ही होता है। तो ऐसे बहुत सारे ब्लॉक का हम लोगों ने चुनाव किया, जिसमें करीब 740 ब्लॉक का चुनाव किया गया है, और हर एक ब्लॉक में एक एक विद्यालय खुलने हैं, और एक विद्यालय में जो कैपेसिटी ऑफ स्टूडेंट होगा वो करीब 480 रहेगा। तो इस तरह से देखिएगा कि हमारा लक्ष्य है कि उन ब्लॉक्स में 740 ब्लॉक में हम इस तरह के विद्यालय का निर्माण करें, और
शिक्षा के स्तर को इस तरह से हम व्यवस्थित ये विकसित करें, उसको आगे बढ़ाएं। उस कदम में इस EMRS को का प्रोग्रेस देखा जाए तो 740 में करीब करीब 694 स्कूल का सैंक्शन हो गया है, मंत्रालय ने कुछ किस्तें उसमें दे दी हैं, और करीब 401 ऑपरेशनल हो गया है। ऑपरेशनल स्कूल में यदि बच्चों की बात करें, स्टूडेंट्स की बात करें, तो करीब करीब 1 लाख के करीब उसमें बच्चे इनरोल भी हो गए हैं, 1 लाख से प्लस ही हैं। तो धीरे धीरे हम लोग इन सालों में मंत्रालय के कदमों के द्वारा कि सीधे हमको राज्य सरकारों पे ज्यादा निर्भर नहीं करना पड़े, सीधे हम क्या कर सकते हैं पहले तो उसको देखने की कोशिश की है। तो एकलव्य विद्यालय उसका एक प्रयास है। ठीक है। दूसरा आप देखेंगे कि हम लोगों ने एक प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की व्यवस्था की है, हायर एजुकेशन के लिए भी किया है। तो उसमें DBT के थ्रू हम गरीब बच्चों को, इस समुदाय के गरीब बच्चों को जिसका पेरेंटल इनकम करीब 2.5 लाख है, तो उनको हम DBT के थ्रू हम स्कॉलरशिप भी प्रदान कर रहे हैं ताकि उनकी पढ़ाई जो है पैसे के कारण बाधित नहीं हो। तो ये 2 जो इंटरवेंशन हम लोगों का है मंत्रालय के द्वारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन है। EMRS तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम हो गया, लेकिन यदि प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक की बात करें, वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, उसमें हमें स्टेट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे सर्टिफिकेट होते हैं स्कूलों से, उनके सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन होता है, जेन्युइननेस का वेरिफिकेशन होता है, सही बच्चों को पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है। और सारी व्यवस्था पहले मैनुअल होती थी, लेकिन 2018 के बाद सीधे पोर्टल के थ्रू हो रहा है। ठीक है। तो पूरी ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रहा है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचे। आज की तारीख में देखें तो 1 साल में करीब 35 लाख स्टूडेंट इससे बेनिफिटेड होते हैं। ठीक है, ठीक है। और इसी के साथ जो समय है वो यहीं पूरा हो गया है। बृजनारायण जी, आपका, विवेकानंद जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा आपने जिक्र भी किया, हमने चर्चा भी की कि राज्य और केंद्र की जो उचित समन्वय है, तमाम मंत्रालयों का जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है और जो विजन है कहीं ना कहीं जनजातीय समुदाय को लेकर, उसका समग्र विकास और तेज़ी से हो, और इसे सुनिश्चित करने के लिए जो 24,000 करोड़ रुपए की जो योजना शुरू की गई है, उसके बहुत अच्छे परिणाम हमें ज़मीन पर जल्द नजर आएँ, इसी उम्मीद के साथ फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। मुद्दा आपका के इस कार्यक्रम को आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और अपनी राय, सुझाव और प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।